अब देखिए, मैं आपको वहीं ले आया ना, इसे कहते हैं अच्छी एंकरिंग। मैं आपको यहीं लाना चाहता था। क्या बाला साहब चाहते थे कि ठाकरे परिवार राजनीति में ना आए? देखिए, उनका ये मानना था कि किसी को फोर्स ना करे। तो जब मैं राजनीति में आया तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आदित्य, मैं फोर्स नहीं करना चाहता तुम्हें आना है तो ये जिम्मेदारी है, 24 घंटा काम करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, है। वो इसलिए भी ना क्योंकि ठाकरे साहब जब सीएम बने, उद्धव ठाकरे, तब क्या बाला साहब ये चाहते कि वो सीएम बने? उन्होंने वापस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक भाषण में ये कहा है, जब भी इसका जिक्र हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं खुद के जीवन में कभी ना चुनाव लड़ना चाहता हूँ, Yes. ना किसी पद पे बैठना चाहता हूँ, लेकिन परिवार से कोई लड़ना चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं। तो क्यों वो फैसला लेना पड़ा उद्धव साहब को सीएम बनने का? मुझे लगता है जो हुआ, अगर आपने देखा होगा, मुंबई का विकास हो, महाराष्ट्र के सारे शहरों का हो, किसानों का कर्ज मुक्ति का हो, या फिर कोविड का काम हो, जो हुआ वो अच्छा हुआ। ओके, मतलब ना चाहते हुए भी उद्धव ठाकरे को सीएम बनना पड़ा। क्या ये भी वजह थी कि किसी तरह से पार्टी को दोबारा खड़ा करने में मदद मिलेगी, अपना काम दिखाएंगे, लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे? पार्टी तो काम की बात होती है ना, हम वेज नॉन वेज की बातें करने वाले हैं, ना कोई कलर पेनों की बातें करने वाले हैं, जो काम है उसी पे बोलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और जिस पर आपके परिवार की तरफ से ज़्यादा नहीं कहा जाता, क्या बाला साहब वाकई सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? राज ठाकरे और उनके नेता और बहुत सारे बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि असली उत्तराधिकारी होने का जो हक है वो राज ठाकरे का। देखिए, बीजेपी पे कितना विश्वास करे मुझे लगता है देश की जनता जानती है, लेकिन जो हुआ वो जब थे वही तभी हुआ था, जो स्प्लिट होना था वो तभी हुआ था। मुझे लगता है हम उससे बहुत कदम आगे निकल चुके हैं। राज ठाकरे की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मैं अपनी राजनीति को देखता हूँ, देखिए वापस मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने जब डेब्यू किया था, कुछ एक अच्छे परफॉर्मेंसेस लोकल बॉडीज में किए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि फेड हो गए। मैं अपनी राजनीति पे ध्यान देता हूँ। मतलब ये मान लिया जाए कि आपने साबित कर दिया असली उत्तराधिकारी बाल ठाकरे का ये बात उसी की भी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम जो आशीर्वाद है वो लेके जाना चाहते हैं। एक सवाल और, जब उद्धव ठाकरे बेड रिडन थे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था क्या? और वो मुश्किल समय था क्या? बहुत मुश्किल। जैसे मैंने कहा, 2 3 4 जो आपके जीवन में सबसे मुश्किल समय आए हैं, एक जाहिर है जब बाला साहब गए, दूसरा उसके बाद जब उद्धव साहब बीमार हुए, फिर उसके बाद जब पार्टी टूटी, सबसे मुश्किल समय आप कौन सा मानते? एक है, मैंने देखा कि उद्धव साहब ने महसूस नहीं होने दिया कि ये मुश्किल समय है, क्योंकि मुझे याद है वो अक्टूबर नवंबर का समय था, दिवाली का समय था। उनकी गर्दन में थोड़ी मोच या फिर उनका बैलेंस थोड़ा अगर आप देखें तो तब उनको लगा कि एक स्कैन चेकअप करना ज़रूरी है, और तभी डॉक्टर्स ने कहा कि ये प्लान्ड सर्जरी तो करना ज़रूरी होगी, स्पाइन की है, 10-12 दिन में करनी पड़ेगी। तो एक प्लान्ड सर्जरी थी। उसी दौरान हमने महाराष्ट्र में COP26 में पार्टिसिपेट करने का तय कर लिया था, और मैंने पूछा, क्योंकि उद्धव साहब सीएम है, मेरे पिताजी भी है, तो मैंने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं जाऊं ना जाऊं, मैं तो कैंसिल कर सकता हूं, पूरी डेलीगेशन को भेज सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, वहाँ जो डेलीगेशन है वो भी सेट है। तो उन्होंने कहा, नहीं आदित्य, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तो आज महाराष्ट्र का एक लोक प्रतिनिधि है और मंत्री भी है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ था। फिर जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, पहली सर्जरी उसी दिन हुई 12 तारीख को। उसके बाद 6 दिन अगले हमारे लंदन में सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक मीटिंग्स थी। राइट फ्रॉम लेगोलैंड को महाराष्ट्र में कैसे लाया जाए, तो हमारे BMC स्कूल्स में कैम्ब्रिज बोर्ड जो हमने लाया, उनके साथ भी मुलाकातें थी, टोनी ब्लेयर साहब के साथ मुलाकातें थी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाना था, ये सारे एजेंडा सेट थे। और ऐसी ही एक मीटिंग से बाहर आते हुए मुझे मिस कॉल्स काफ़ी सारे हुए, फिर मैंने चेक किया तो डॉक्टर्स के फ़ोन थे कि एक इमरजेंसी सर्जरी होनी पड़ी। और उसी सर्जरी के बाद उद्धव साहब का जो मूवमेंट था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया था। और जब मैं वापस आ गया तो उसी समय में अगर आपने देखा होगा तो कोविड बढ़ रहा था, तो उद्धव साहब ने मीटिंग्स पे मीटिंग्स लेके, व्हाट्सएप कॉल्स हो, फ़ोन कॉल्स हो, जितनी एनर्जी उनमें थी, क्योंकि सर्जरी के बाद जो भी दवाइयाँ होती है, एनर्जी बहुत लो होती है, ड्रेन आउट होता है आदमी, उसमें भी सेकंड इमरजेंसी सर्जरी थी। और उसी चक्कर में जब हम कोविड के कार्य में लगे हुए थे, कोविड काम में व्यस्त थे, मैग्नेटिक महाराष्ट्र के काम में व्यस्त थे, जॉब्स कैसे बढ़ाए इसमें व्यस्त थे, ये मिंदे गैंग जो है 2-3 बार कहीं गुजरात जाके, दिल्ली जाके उन्होंने मीटिंग्स करवा के आए। उससे आगे चलते हुए हमें तो पता था कि ये कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख को राज्यसभा के चुनाव थे, उन्होंने हमारे एक कैंडिडेट को बात करवाया,
फिर अयोध्या होके आए, हम दर्शन लेके आए रामलला का, और फिर विधान परिषद के उसी समय में ये सारे लोग भाग गए गुजरात। तो यही बात होती है कि ऐसे समय में पूरा विश्वास जब रखते हो, और क्या होता है कि ऐसे समय में परिवार के अगर नाते हम देखें तो हम जो अंदर हम पे बीत रही थी वो बाहर बातें नहीं कर पाते थे, क्योंकि और मैं यही- तो आई कांट इवन बिगिन टू इमेजिन कि वो जब आप लंदन में थे और मिस्ड कॉल्स आपने देखी होगी तो आप पर क्या गुजरी होगी। as CM's family when we are fighting COVID, if we only say कि हमें हिम्मत तो पूरी है, लेकिन ये जो सिचुएशन है, उद्धव साहब लड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जब सारी बातें कंट्रोल में आई, कोविड तो कंट्रोल में आया, मैग्नेटिक मार्च हुआ, उसी के बाद हम डावोस चले गए और सुभाष देसाई साहब, नितिन राउत साहब और मैं 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लेके आए। जब हम डावोस में थे, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात कर रहे थे, तब ये 40 लोग उनकी जो ब्लैक के इन्वेस्टमेंट है वो सेव करने में लगे हुए थे, तो ये भाग गए।